हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। हमने एक बैच लॉन्च किया है यूजीसी नेट, जो 2024 दिसंबर और 2025 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलो, हमने अब तक कुछ वीडियो बनाई हैं जो यूट्यूब पे डाली गई हैं, आप देख सकते हैं। इसमें हमने कुछ ज्यूरिस की डाली है, संविधान की डाली है। आज हम इंटरनेशनल लॉ पे बात करते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ ये हमारा यूपी पीसीएस जे में भी आता है, ये हमारा उत्तराखंड पीसीएस जे में भी आता है, और ये हमारा यूजीसी नेट में भी आता है। ठीक, यूजीसी नेट में इसका लगभग 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं। मतलब 10 to 12 क्वेश्चन का मतलब है 20 से 24 मार्क्स का ये आता है यूजीसी नेट में, जिसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं बेसिकली इंटरनेशनल लॉ होता क्या है। हम अपनी विधि पढ़ते हैं, जैसे आईपीसी हुई, सीआरपी हुई, अब तो बीएनएसएस हो गया, बीएससी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, टीपी एक्ट पढ़ते हैं। ऐसी एक विधि है इंटरनेशनल लॉ, जो कि एक देश के लिए नहीं होती है, ये या तो देशों के समूह के लिए होती है या फिर संपूर्ण संसार के लिए होती है। तो ये कैसी विधि है? ये एक देश के लिए नहीं, बल्कि देशों के समूह या संपूर्ण संसार के लिए होती है। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं अपनी हैंडराइटिंग में, संसार के लिए हो सकती हैं, क्योंकि नेशनल लॉ की बात करें तो अलग अलग कंट्री में अपने अपने लॉ बनाए गए हैं। जैसे हमारे यहाँ आईपीसी है, बीएनएस, सीआरपीसी है, बीएनएसएस, बीएससी है, टीपी है। तो ये मात्र जो हमारा इंडिया है इसी पर लागू होगा। ऐसे ही अलग अलग नेशन ने अलग अलग अपने लॉ बनाए गए हैं। तो ये इंटरनेशनल लॉ सभी के लिए होता है। इसमें आगे देखते हैं हम कि जो इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ इसमें क्या देखते हैं हम कि इसको लॉ क्यों बनाते हैं हम? सोसाइटी की व्यवस्था करने के लिए। तो जैसे हमारी सोसाइटी है, तो इसमें हम दो तरह के लॉ देखते हैं, जैसे नेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ, जो देश के बाहर की व्यवस्था बनाते हैं। ठीक, इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें बहुत सारे हम लॉ देखते हैं। जैसे हम देखेंगे सब्सटेंटिव लॉ, जिसको मूल विधि भी कहते हैं, सब्सटेंटिव लॉ। जैसे हमारी आईपीसी, बीएनएस, कॉन्ट्रैक्ट, टीपी इत्यादि इत्यादि। फिर है, हम देखते हैं प्रोसीजरल लॉ, प्रक्रियात्मक विधि। इसमें क्या देखेंगे हम? बीएनएसएस, बीएससी, सीपीसी इत्यादि। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं अपनी पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ जैसे हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। उसके बाद देखते हैं हम स्पेशल लॉ में जैसे हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, एससी एंड एसटी एक्ट बना हुआ है इत्यादि। ये सब देखते हैं हम अपनी
नेशनल लॉ में। अब इंटरनेशनल लॉ की बात आती है, इसमें हम देखते हैं एक तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। सेकंड हम देखते हैं पार्टिकुलर इंटरनेशनल लॉ। इतनी बात हो गई क्लियर। अब बात आती है कि जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है इसके जनक कौन है। जनक की बात आती है, क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल लॉ के जनक कौन है। तो हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ, अगर हम शब्द की बात करें तो इसका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया बेंथम साहब ने। ठीक, अगर हम इसके जनक की बात करें तो इनके जनक माने जाते हैं ग्रोसियस। ग्रोसियस की एक बुक है, आपने नाम सुना भी होगा अगर इंटरनेशनल लॉ पढ़ा होगा, डी जोर बेले एक पेसिस, लैटिन वर्ड में है ये आई थी 1925 में, जिसमें इनके जो इंटरनेशनल लॉ हैं इनके जनक के बारे में बात हुई है। ऐसी बेंथम साहब है, बेंथम साहब ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, ये कब प्रकाशित हुई थी, ये हुई थी उनकी 1789 को। इसमें इन्होंने इंटरनेशनल लॉ शब्द का प्रयोग किया, तो इसलिए ये माना जाता है कि सबसे पहले जो इंटरनेशनल शब्द का प्रयोग किया वो किया बेंथम ने, और जो इसके जनक माने जाते हैं वो माना जाते हैं ग्रोसियस। ठीक, अब बात आती है कि इनका जन्म कब हुआ और किस जगह हुआ। तो ये देखते हैं हम कि इनके जन्म कब हुआ। इनका जन्म हुआ, क्वेश्चन पूछते भी हैं कि ग्रोसियस साहब का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ 1583 में। कहाँ पे, हॉलैंड नामक स्थान पर हुआ। यहां से क्वेश्चन बनता है, ये मत समझो कि ये ऐसे ही है तो इसकी शुरुआत बेसिक है इंटरनेशनल लॉ का, लेकिन यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब बात आती है कि जो हमारे ओप्पनहाइम हैं, कुछ लोग इनको जनक मानते हैं ग्रोसियस साहब को, कुछ लोग इनको जनक नहीं मानते हैं। जैसे ओप्पनहाइम है, ओप्पनहाइम कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के जनक ग्रोसियस नहीं है। कौन है जनक, ग्रोसियस नहीं है। फिर कौन है, ये कहते हैं कि इसके जनक हैं जेंटिनियस, ये मानते हैं जेंटिनियस को। ये ग्रोसियस को मानते ही नहीं हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ के जनक हैं। उसके बाद है, नहीं, देखो ओप्पनहाइम तो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के जनक ग्रोसियस ही है ना, लेकिन जो हमारे कौन है, हॉलैंड साहब है, हॉलैंड कहते हैं कि ग्रोसियस नहीं है, इनके जनक है जेंटिनियस। ठीक, ये बात हो गई। अब बात आती है कि इंटरनेशनल लॉ विधि है या नहीं है, इनमें मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि विधि है, कुछ विद्वान कहते हैं कि विधि नहीं है। अब हम उनको देखते हैं जो कहते हैं कि विधि है और कुछ कहते हैं विधि नहीं है। इंटरनेशनल लॉ
एक हैं जो कहते हैं विधि है, विधि है। एक कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ विधि नहीं है, विधि नहीं है। अब वो कौन है, हम ये देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है जहाँ भी इंटरनेशनल लॉ है कि कौन कौन है जो इंटरनेशनल लॉ को विधि नहीं मानते हैं। फिर ऑप्शन देंगे, आपको ऑप्शन दे देंगे, इसमें कहेंगे कि ये सब हैं या इनमें से कुछ हैं कुछ नहीं है, तो वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व करना पड़ेगा। अब जैसे स्टोर्क है, हॉर्ट है, ये सब क्या है, ये विधि मानते हैं। हमारे केल्सन है, केल्सन है, ओप्पनहाइम है, हेनरीमैन है, ब्रोयली है। ये क्या है, ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ विधि है, क्योंकि इसमें ये सब हैं, ये सब प्रिंसिपल है, ऑब्जेक्ट हैं जो एक लॉ में होने चाहिए। लेकिन जो हमारे ऑस्टिन हैं, ऑस्टिन कहते हैं कि ये विधि नहीं है, और उनके कुछ कारण भी है जिस कारण से ये कहते हैं कि ये विधि नहीं है। इनके कुछ अपने मत है जो ये कहते हैं कि विधि है। ये हम देखेंगे जब हम इससे आगे करेंगे, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इंटरनेशनल लॉ के जनक कौन है, इंटरनेशनल लॉ शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया, इंटरनेशनल लॉ को विधि कौन मानते हैं, इंटरनेशनल लॉ को विधि कौन नहीं मानते हैं, और इंटरनेशनल लॉ और नेशनल लॉ में अंतर क्या है, ठीक है, और जो इंटरनेशनल लॉ है इसका मीनिंग क्या है, ठीक। आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।